जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ। एक्सरसाइज हमारा है 6.3 और क्वेश्चन नंबर 4। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा क्या जा रहा है, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा आकृति 6.42 में, तो जैसा कि आकृतियों को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, यही आकृति आपके किताब में भी दिया है। करा आकृति 6.42 में, तो हमने आकृति को व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। यदि ए बी समांतर डी, सबकी निगाहें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए, कोई बच्चा बात नहीं करेगा। करा ए बी समांतर डी, ए बच्चे अच्छा हाँ, आकृति 6.42 में यदि पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं। ये बच्चे समझेगा, दो रेखाएं हैं, एक का नाम है पी क्यू जो इस तरीके से जा रही है, और दूसरे का नाम है आर एस जो इस तरीके से जा रही है। यहाँ इसका नाम है आर एस और इसका नाम है पी क्यू। ठीक, तो करा कि पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, तो पी क्यू और आर एस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, कहाँ काट रही है? टी पॉइंट पर। देखिए वही करा ना क्वेश्चन में, करा यहाँ समझिएगा ध्यान से। यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक रेखा पी क्यू है, दूसरी रेखा आर एस है, जो एक दूसरे को काट रही हैं, और कहाँ काट रही हैं? टी बिंदु पर। टी बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, अब आगे समझिएगा ध्यान से, देखने का करा इस प्रकार काट रही हैं कि एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, ये बच्चे समझिएगा। सबसे पहले मैं पी आर टी समझने की कोशिश करूंगा, तो पी आर टी हमारा तब बनेगा, ये देखो पी से आर तक आने का रास्ता ही नहीं है का रास्ता, तो जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे तब ही ना पी आने का यहाँ तक रास्ता बने। तो हमसे कहा जा रहा है एंगल पी आर टी, तो समझो ध्यान से, सबसे पहले हम पहुंचे पी पर, पी से कहाँ गए? आर, आर से कहाँ गए? ये हो गया हमारा एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल। करा जो पी आर टी है वो कितने अंश का है? पी आर टी हमारा 40 अंश का है, जैसा कि मेन आकृति में आपको दिख रहा है। ठीक, चले आगे कह रहा है पी आर टी जो है वो 40 अंश है। एंगल आर पी टी, एंगल आर पी टी, ठीक, एंगल आर पी टी, तो समझते देखते हैं आर पी टी कहाँ है। करा आर, तो सबसे पहले पहुंचे आर पर, आर से करा पी, आर से गए पी, पी से फिर कहाँ जाएंगे? टी, आर पी टी। कोण में सब बताए थे, कोना, इससे और इससे कौन गिर रहा है? ये कितना दिया है? 95, और ये दिया था 40। आगे हमको कह रहा है और एंगल टी एस क्यू, एंगल टी एस क्यू, तो समझेगा टी एस क्यू अगर बात करें हम, तो चले टी से चले कहाँ? एस। अब एस से क्यू तक आने का रास्ता ही नहीं है ना, तो क्यू तक हम कैसे आएंगे? जब इसको यहाँ से ज्वाइन कराएंगे। तो करा तो एंगल टी एस क्यू, तो जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? टी पर, टी से कहाँ जाएंगे? एस, तो रहा टी एस, एस से कहाँ जाएंगे? क्यू। ये बच्चे समझे, टी से एस तक तो हम चले गए, लेकिन क्यू तक आने का रास्ता आएगा, तो क्यू तक आने का रास्ता कब होगा? जब हम एस को क्या करेंगे? क्यू से ज्वाइन कराएंगे। तो कराए टी एस क्यू, यानी ये वाला एंगल हमको दे रहा है 75। ठीक, तो यहाँ समझिएगा। उसके बाद अगर बात करें हम है तो हमें इतना तो दे रहा हमको सब कुछ किताब में, अब हमसे कह रहा है कि आप ज्ञात करके बता दीजिए। तो क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? एस क्यू टी, तो हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि एस क्यू टी है कहाँ। तो सबसे पहले पहुंचेंगे एस पर, तो ये हमारा रहा एस, एस से कहाँ जाएंगे? क्यू, ये रहा एस से आए क्यू पर, क्यू से कहाँ जाएंगे? टी, एस क्यू टी, यानी ये वाला कोना, ये वाला कोना मतलब ये वाला कोना हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं क्वेश्चन के। मतलब अभी तो हमने क्वेश्चन के एक एक शब्द का मतलब समझा कि उसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। हर शब्द का हमने मतलब बारी बारी से एक एक वर्ड का मतलब समझा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर देते हैं। आकृति 6.42 में यदि पी क्यू
और आर एस एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल पी आर टी बराबर 40 अंश, एंगल आर पी टी बराबर 95 अंश और एंगल टी एस क्यू बराबर 75 अंश है, तो एंगल एस क्यू टी ज्ञात कीजिए। तो हमने आपके बच्चा मिला करके ये चैप्टर 6 धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। तो ज्योमेट्री अब सॉल्व करने का प्रोसेस आप जान चुके हैं। हमने बताया कि ज्योमेट्री जो है वो पूरा एक प्रोसेस के माध्यम से सॉल्व होता है। उसमें कई हेडिंगें बनती हैं। जैसे सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं हल। हल में हमारी पहली हेडिंग बनती है दिया है। दिया है हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है, वो हम अपने से नहीं लिखते। यहाँ समझिएगा हमने लिखा है दिया है, क्या क्या दिया है? पी आर टी बराबर 40 अंश, ये किताबें में कहा, ये देखो पी आर टी बराबर 40 अंश, आर पी टी बराबर 95 अंश, ये भी किताब में दिया, हमने लिख दिया। उसके बाद टी एस क्यू बराबर 75 अंश, ये भी किताब में ही दिया है। ठीक, फिर ज्ञात करना है, ये भी क्वेश्चन में ही दिया है, ज्ञात करना है एंगल एस क्यू टी, आपके भी क्वेश्चन में ही दिया था। अभी तक हमने अपने से कुछ नहीं किया। यहाँ से हमारा प्रोसेस सॉल्व होता है, उपपत्ति, जिसे अंग्रेजी में प्रूफ कहा जाता है। और इसकी बात करें तो अंग्रेजी में सॉल्यूशन दिया है को गिवन दैट, ज्ञात करना को है, ज्ञात करना है को फाइंड दैट, अगर यही सिद्ध करना होता तो लिख देते प्रूफ दैट। ठीक, अंग्रेजी में कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले एक बार मोहजबानी बता देते हैं, फिर उसी को सिस्टमैटिक ढंग से लिख देते हैं। देखो हमें कुल मिलाकर ये वाला एंगल ज्ञात करना है। कौन सा? ये वाला एंगल। तो हमने देखा कि अगर मैं यहाँ से बात करूं तो यहाँ से कि त्रिभुज बन रहा है। मैंने देखा एक त्रिभुज बन रहा है और हमने पढ़ा हुआ कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, निगाहें सबकी व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। तो यहाँ समझिएगा हमने पढ़ा कि त्रिभुज, और ऐसे हाथ में बैठो, इधर बैठो, बैठो, कोई दीवार का सहारा नहीं लेगा। हाँ इधर बैठो, बैठो, सुस्त दुरुस्त होकर ना बैठो। चलिए तो कह रहा है बच्चा, हमने देखा कि यहाँ के त्रिभुज बन रहा है और हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमने देखा ये तो हमको दिया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। हमने दिमाग लगाया कि अगर ये वाला हमको पता हो जाए तो आसानी से ये ज्ञात हो सकता है, कोई कठिन काम नहीं है। तो इसका मतलब है इसको ज्ञात करने से पहले हमको इसको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि हम त्रिभुज का अंतःकोणों का योग लगाएंगे तो अंतःकोणों का योग हमारा तब लगेगा तो हमको ये तो पता है, ये पूछ रहा है, ये भी हमको ज्ञात होना चाहिए। अगर ये हमको ज्ञात हो जाएगा तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगा करके इसका मान रख देंगे, इसका मान रख देंगे, आसानी से इसका मान निकल आएगा। इसका मतलब है इस एंगल को फाइंड करने से पहले हमको इस एंगल को फाइंड करना है। अब यहाँ समझिए, अब इसको फाइंड करने से पहले बच्चे समझिएगा ये आएगा कब। अब हमने ये भी पढ़ा था बच्चे कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो यहाँ कोण बनता है, जो यहाँ बनता है, कौन सा बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब ये पता चला इसको ज्ञात करने से पहले इसको ज्ञात करना पड़ेगा, है ना? देखो हमें पता चला कि भैया इसको ज्ञात करना है, तो ये पता चला कि इसको ज्ञात करने के लिए कम इसको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसको ज्ञात करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करेंगे। बात सुनाई सबको? तो देखो ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 95 और 40 135 आ जाएगा। 180 में से 135 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 45। यानी ये वाला कितना हो जाएगा? 45। अगर ये 45 तो ये कितना होगा? 45 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर से लगा देंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना हो जाएगा? 5 5 10 7 4 11 120। 180 में से 120 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये तो मोहजबानी हम लोगों ने फाइंड कर दिया। ठीक, मोहजबानी हम लोगों ने फाइंड कर दिया, लेकिन हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व करेंगे। बस मैं नहीं सबको ये तो हमने देखा कि भैया ये और ये पता है, त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का योग लगाकर इनका ले जाएगा 45। अगर ये 45 है हिसाब से ये हो गया 45, फिर से लगा दिए त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग, इसको जोड़ दिए, आसानी से आ गया 7। ठीक, ये तो हमारा मोहजबानी हुआ। अब हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हमने कहा क्या है बच्चे, हमने ये जान लिया कि भैया सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए इसको ज्ञात करना पड़ेगा और इसको ज्ञात करने के लिए इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको निकालेंगे? इसको निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे तो ये आसानी से आ जाएगा, जब ये आ जाएगा तो ये भी आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये रफ वाली आकृति यहाँ बना दे रहे हैं ताकि हर बच्चे को दिखता रहे। देखो P R T S Q,
कितना है 95, 40, 75। तो देखो हमने बताया था कि सबसे पहले हमको इस एंगल को ज्ञात करना होगा, है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए समझिएगा क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, क्योंकि 2 पता है, तीसरा आसानी से निकल आएगा। तो बात करते हैं हम लोग, क्या नाम है उसका, PRT, त्रिभुज PRT में। तो देखो बच्चे, तीनों कोणों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 180। बारी बारी से नाम लिख देते हैं। PRT इसका नाम है, इसका नाम है RPT, इसका नाम है PTR। हम बताए थे नाम आप कहीं से भी दे सकते हैं, बस जिस एंगल की बात हो रही है वो एंगल का नाम होना चाहिए, मध्य में होना चाहिए, ठीक, बीच में होना चाहिए। चलिए समझिएगा। एक बार हमने लिखा P एंगल PRT प्लस PRT का हाथ ये वाला एंगल है, देखो PRT ये वाला आ गया 40 वाला एंगल। एक बार लिखते हैं एंगल RPT, तो RPT कहे तो ये P वाला आ गया, ठीक। फिर यहाँ समझिएगा PTR प्लस एंगल PTR बराबर कितना, रीजन का बताएंगे, अंतःकोणों के योग से। लंबा हो जाएगा, अंतःकोणों योग से। ये बच्चे जिसका जिसका मान पता है उसको रख देते हैं। PRT का मान कितना दिया है 40, RPT का कितना दिया है 95, और ये हमको PTR फाइंड करना है, इसको हमने रहने दिया, बराबर 100। तो 95 और 40 कितना हो जाएगा 135 प्लस एंगल PTR बराबर 100। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें ये यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो हो जाएगा एंगल PTR बराबर 180 माइनस 135, कितना बच गया, एंगल PTR बराबर 45। और हमने आपको शुरुआत में बताया था कि यहाँ समझेगा, पहले हम याद देखो, इसको निकालने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी, फिर हमने देखा था कि इसको ज्ञात करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ने वाली थी। तो ये तो आ गया, तो ये आसानी से भी आ जाएगा, किस कोण से, शीर्षाभिमुख से। किससे, शीर्षाभिमुख से। इसका नाम है STQ और चाहे QTS, चाहे हम उधर से चले चाहे इधर से चले, एंगल से, ठीक। लिख देंगे एंगल QTS बराबर, इसका नाम क्या दिया है PTR, एंगल PTR। रीजन क्या देंगे बच्चे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ समझिएगा, हो जाएगा एंगल QTS बराबर PTR कितना दिया है 45। तो यहाँ समझिए, जब मैं शुरू में आपको रफ्कार में समझा रहा था तभी हमने बताया था कि इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। दो एंगल हमारे पास आ गया। अब यहाँ हमारा बन जा रहा है STQ, एक हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो फिर से लगा देंगे क्या, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो यहाँ लगा देते बच्चे, जगह नहीं है तो यहाँ, ठीक। और आप लोग 3 मार्क का मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ समझे बच्चे, ध्यान से बात करेंगे। त्रिभुज STQ और TSQ कहते हैं, त्रिभुज TSQ। आए बच्चे समझे, ध्यान से। त्रिभुज का कुछ भी नाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के नाम देने में मत सोचेगा फलाना बीच में ढकाना बीच में रहे, वो केवल एंगल में बात होती है। त्रिभुज का नाम आप चाहे कहो TSQ, चाहे कहो QST, चाहे QTS, चाहे SQT, कहीं से भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल का नाम बस जिस एंगल का बात कर रहे हैं उससे बीच में होना चाहिए, बाकी त्रिभुज का नाम कहीं से भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, हमने बात कर लिया त्रिभुज TSQ में तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। इसका नाम क्या लिए थे, QTS दिए थे ना, एंगल QTS
प्लस इसका नाम है TSQ प्लस इसका नाम है SQT बराबर 180 अंश। यहाँ हमारे पास जगह नहीं है तो हम डॉट करके छोड़ दे रहे हैं, यही रीजन उठा करके यहाँ लिख दीजिएगा। ये हमने एरो मार दिया है, ठीक। अब तुम लोग ये मत करना कैसे एरो मार देना वहां तुम, मतलब इसका मतलब है कि ये वाली हिंदी यहाँ पर नोट की जाएगी, ठीक। चले समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, अब अगर हम बात करें QTS का मान हमने निकाला था, कहाँ गया ये 45 और TSQ का मान दिया है 75 और उसके बाद SQT ये तो हमको फाइंड करना है बराबर 180। ये कितना हो जाएगा 120। इसको जोड़ेंगे 45 और 75 को तो हो जाएगा 120 प्लस SQT बराबर 180। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस। एंगल SQT बराबर 180 माइनस 120। एंगल SQT बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ समझिएगा। ये चीज हमने आपको पहले मौजबानी बता दिया था कि वैसे आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का जो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो इस तरीके से। बाकी आप आकृति देखकर भी बता सकते हैं कि ये कितने अंश का कोण होगा। अगर प्रॉपर्टी और थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी याद है आपको या रूल याद है और थोड़ा सा दिमाग रहे तो आप मौजबानी बता सकते हैं कि वाला कोण जो है वो 60 अंश का बनेगा। लेकिन सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस है, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।